तो चलिए स्टूडेंट्स, आज एक ऐसी दुनिया को समझते हैं जो हमारी आंखों को तो नहीं दिखती, लेकिन सच्चाई ये है कि हम, आप और हमारे आसपास की हर एक चीज उसी से बनी है। आज के इस डीप डाइव में हम चलेंगे एक सफर पर, जर्नी इनसाइड द एटम, और इस सबसे बेसिक साइंस पजल को बिल्कुल आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है दिमाग में, ये सब कुछ आखिर बना किस चीज से है? सोचिए जरा, अगर हम किसी भी आम चीज को, जैसे एक पत्थर को या खुद अपने हाथ को जूम इन करते चले जाएं एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, तो एंड में क्या बचेगा? वो जो सबसे छोटा नन्हा सा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बचता है ना, बस वही एटम है। आज की क्लास का सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बात करेंगे एटम की हिस्ट्री की, फिर देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, एटॉमिक मॉडल्स टाइम के साथ कैसे बदले, उसके बाद समझेंगे एटॉमिक और मास नंबर्स को, वैलेंसी को, और लास्ट में आइसोटोप्स और आइसोबार्स को। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, हिस्ट्री ऑफ द एटम, द फिलोसॉफिकल बिगिनिंग्स। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम एक टाइम मशीन में बैठकर सीधा 2000 साल पीछे जा रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि एटम का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। करीब 2000 साल पहले एंशिएंट इंडिया में महर्षि कनाडा ने बताया था कि अगर हम मैटर यानी द्रव्य को डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां उसके और टुकड़े नहीं हो पाएंगे। उन्होंने इन इनडिविजिबल टुकड़ों को परमाणुज नाम दिया, और लगभग उसी दौरान एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रिटस ने इन्हें एटमोस कहा, जिसका लिटरल मतलब ही इनडिविजिबल होता है। पर इसको एक प्रॉपर साइंटिफिक फाउंडेशन मिली 1808 में, जब जॉन डाल्टन ने पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी दी और कहा कि मैटर को और छोटा ब्रेकडाउन किया ही नहीं जा सकता। अब आते हैं चैप्टर 2 पर, डिस्कवरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ डाल्टन का बनाया हुआ इनडिविजिबल रूल बुरी तरह टूटने वाला था। देखिए, डाल्टन ने तो कह दिया कि एटम के टुकड़े नहीं हो सकते, रूल सेट हो गया था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के आखिर में साइंटिस्ट को एक जबरदस्त शॉक लगा। जब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी और कैथोड रेस को डिस्कवर किया, तो उन्हें समझ आया कि अगर एटम्स अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहे हैं, तो बॉस, एटम कोई सॉलिड बॉल तो नहीं है, उसके अंदर जरूर कुछ न कुछ छोटे छोटे हिडन हिस्से मौजूद हैं। तो चलिए इन छुपे हुए पार्टिकल से दोस्ती कर लेते हैं। एक एटम बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। पहला है इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल है E- और चार्ज होता है -1। दूसरा है प्रोटॉन, जिसका सिंबल P+ है और चार्ज बिल्कुल ऑपोजिट यानी +1 होता है। और तीसरा है न्यूट्रॉन, ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है N0 सिंबल के साथ, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0। इन्हीं 3 पार्टिकल्स ने मिलकर आगे चलकर पूरी केमिस्ट्री का रूप ही बदल दिया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पर, इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। पार्टिकल्स ढूंढना तो सिर्फ पहला स्टेप था, अब फिगर आउट ये करना था कि ये सब अंदर फिट कैसे होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ निकाला जे थॉमसन ने, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर एटम्स कंप्लीटली न्यूट्रल होते हैं और अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इस नेगेटिविटी को कैंसिल करने वाला पॉजिटिव चार्ज आखिर कहाँ छुपा बैठा है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए थॉमसन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाटरमेलन यानी तरबूज वाला एनालॉजी दिया। उन्होंने कहा कि एटम को एक तरबूज की तरह सोचिए। एटम पूरा का पूरा एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जैसे तरबूज का लाल हिस्सा, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें तरबूज के बीजों की तरह जगह जगह फंसे हुए हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को बैलेंस करने की दुनिया की पहली सबसे जेन्युइन कोशिश थी। लेकिन ये वाटर मॉडल ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से इसको पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखा कि एटम अंदर से बिल्कुल सॉलिड नहीं है, बल्कि मोस्टली खाली स्पेस है, और एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा वजन बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी डेंस जगह पर जमा हुआ है। इसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, यानी सारे प्रोटॉन्स वहीं बैठे थे। अब सेंटर तो मिल गया, बट इस नए मॉडल में एक नया क्रिटिकल इशू आ गया। अगर सेंटर में सुपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आसपास घूम रहे हैं, तो अट्रैक्ट होकर ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करके सीधे उस न्यूक्लियस में क्रैश क्यों नहीं हो जाते? ऐसे तो एटम को तुरंत कोलैप्स हो जाना चाहिए। यहाँ एंट्री होती है नील्स बोहर की। उन्होंने 1913 में इस फिजिक्स पजल को बहुत बखूबी सॉल्व किया।
बोर ने समझाया कि देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही रैंडमली कहीं भी नहीं घूमते, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एकदम स्पेसिफिक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं। इन रास्तों को उन्होंने स्टेशनरी स्टेट्स कहा। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, उसकी एनर्जी एकदम कांस्टेंट रहती है, लीक नहीं होती और वो कभी भी न्यूक्लियस में नहीं गिरता, और इस तरह एटम कोलैप्स होने से बच गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एटम का मास यानी वजन सिर्फ प्रोटॉन्स के होने से बहुत ज्यादा निकल रहा था। फिर 1932 में मॉडल को फाइनल टच दिया जेम्स चैडविक ने। उन्होंने इस मिस्टीरियस वजन का पता लगाया एक बिल्कुल नए न्यूट्रल पार्टिकल को ढूंढकर, और इसे नाम दिया न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन एक्चुअली एक न्यूक्लियर ग्लू की तरह काम करता है। अगर ये ना हो तो सेम पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करके भाग जाएंगे। चलिए अब मैथ और रूल्स की तरफ आते हैं। चैप्टर 4 एटॉमिक एंड मास नंबर्स, द रूल्स ऑफ द गेम। ये वो नंबर्स हैं जो केमिस्ट्री की आगे की सारी फाउंडेशन तैयार करते हैं। सबसे पहला रूल एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से दिखाते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल कितने प्रोटॉन्स बैठे हैं, बस उस नंबर को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये इफेक्टिवली किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी कार्ड होता है। जैसे कार्बन में हमेशा 6 प्रोटॉन्स होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर नंबर चेंज हुआ तो समझ लीजिए एलिमेंट ही चेंज हो गया। दूसरा रूल है मास नंबर, जिसे A लिखा जाता है। हमने पहले ही देखा कि एटम का लगभग पूरा वजन उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, तो बस न्यूक्लियस के अंदर वाले सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स को आपस में ऐड कर दीजिए, उनका टोटल ही मास नंबर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना ज्यादा हल्का होता है कि वजन कैलकुलेट करते वक्त हम उनको इग्नोर ही कर देते हैं। अब एटम्स अकेले तो रहेंगे नहीं, वो आपस में दोस्ती कैसे करेंगे? इसे समझते हैं चैप्टर 5 में, वैलेंसी, जिसे कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। केमिस्ट्री का एक बड़ा मजेदार रूल है द ऑक्टेट रूल। असल में हर एटम चाहता है कि वो बस रिलैक्स करे, स्टेबल हो जाए, और इसके लिए उसे अपने सबसे बाहर वाले शेल में एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। अब इस टारगेट नंबर 8 तक पहुंचने के लिए एटम कुछ भी करने को तैयार रहता है, चाहे उसे इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने पड़े, किसी से लेने पड़े, या दोस्तों की तरह शेयर करने पड़े। जैसे सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसे लूज कर देता है तो उसकी वैलेंसी हुई 1। ऑक्सीजन को 2 और चाहिए तो वो गेन कर लेता है, वैलेंसी हुई 2। और अपना कार्बन वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 4 है। सिंपल राइट? और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, जिसमें अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। कभी-कभी नेचर में एक ही एलिमेंट के थोड़े अलग-अलग वर्जन्स मिल जाते हैं। चलिए इन दोनों टर्म्स को आमने सामने रखकर एकदम क्लियर कर लेते हैं। आइसोटोप्स का मतलब है जब एटम्स का एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग निकलता है। और दूसरी तरफ आइसोबार्स एकदम इसके उल्टे हैं। इनमें एटम्स का मास नंबर एग्जैक्टली सेम होता है, पर उनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल अलग हो जाता है। इसको एक क्लियर एग्जाम्पल से देखते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स पर ध्यान दीजिए। नेचर में कार्बन के 3 अलग वेरिएशंस मिलते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। अब क्योंकि तीनों ही कार्बन हैं, इनके प्रोटॉन्स का नंबर तो 6 ही रहेगा, आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। लेकिन इन तीनों के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग होता है, और जब न्यूट्रॉन्स अलग होंगे तो ऑब्वियसली इनका टोटल वजन यानी मास नंबर बदल जाएगा। बस यही आइसोटोप्स हैं। और अब आते हैं आइसोबार्स की तरफ। कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गॉन को देखिए, ये तीनों ही बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हैं और इनके एटॉमिक नंबर्स हैं 20, 19 और 18। लेकिन एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस है, इन सब के न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स का टोटल सम एग्जैक्टली 40 निकल कर आता है। यानी अलग एलिमेंट्स होने के बावजूद इन तीनों का वजन एग्जैक्टली सेम है। इसे ही हम आइसोबार्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम एटम के इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, लेकिन साइंस का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। आज के टाइम में फिजिसिस्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बोर की उन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में एक एग्जैक्ट पटरी पर नहीं चलते, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह मौजूद रहते हैं, जहां उन्हें ढूंढने की बस एक प्रोबेबिलिटी होती है। जरा सोचिए, इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर मॉडर्न साइंस की और कितनी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। इस एक नए और एक्साइटिंग सवाल के साथ ही इस क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग।